नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। अपने राज्य में मक्का की खेती दक्षिणी पूर्वी भाग में मुख्य रूप से की जाती है और जिन किसानों ने मक्का की फसल लगा रखी है उनकी फसल में कई प्रकार के कीटों का प्रकोप हो सकता है। तो आप मक्का की फसल में लगने वाले कीटों का नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर SN राय से। मक्का पर जितने कीट व्याधि हैं उसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। कीट में मक्का में लगने वाले प्रमुख कीट में कजरा कीट, दीमक, तना छेदक एवं फॉलवर्मी वर्म, ये चार प्रमुख जो है कीट हैं जो हमारे मक्का फसल को बर्बाद करते हैं, जिससे कि उसमें काफ़ी क्षति होती है। कजरा कीट यह मटमैले रंग का, इसमें केवल लार्वा ही डैमेज करता है। यह मटमैले रंग का, भूसरे रंग का कीड़ा होता है जो रात में निकलता है और पौधे को कतर कतर कर जो है गिराने लगता है। ये खाता कम गिराता ज़्यादा है, इसीलिए जो है हम लोग कहते हैं कि ये नॉकटर्नल इंसेक्ट है, रात का जो है अधिक नुकसान दे रहा है। ये मटमैले रंग का काला और इसका कजरा कीट इसलिए नाम पड़ा कि उसका आँख जो है काला होता है और भूरा जो है बदन होता है। ये करीब 5 से 6 सेंटीमीटर जो है उसका लार्वा, जब लार्वा जो मैक्सिमम होता है, इस तरह का जो है लार्वा 4 से 5 सेंटीमीटर का लार्वा जो है बड़ा होता है और वो काट को गिराते रहता है। कजरा कीट या दीमक लगने लगा, उस स्थिति में हम लोग परेशान हो जाते हैं। तब हम लोगों को चाहिए क्लोरोपाइरीफॉस या प्लस साइपरमेथ्रिन का मिक्सचर ही 2 ml पर लीटर के हिसाब से घोल बनाइए। घोल बनाकर उसको ड्रेंचिंग कीजिए या पटवन के साथ आप सर्कुलेट करा देते हैं। सब हड़िया में रखकर उसको पटवन के साथ दे देते हैं तो वो भी पटवन के साथ मिलकर आपको जड़ में चला जाता है, जिससे दीमक एवं कजरा कीट को हम लोग बचा सकते हैं। तना भेदक सुंडी तने में छेद करके उसे अंदर से खाती है, जिससे गोब एवं तना सूख जाता है। यह मक्के के लिए सबसे अधिक हानिकारक कीट है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी सुंडियां 20-25 मिलीमीटर लंबी और स्लेटी सफेद रंग की होती है, जिसका सिर काला होता है और 4 लंबी भूरे रंग की लाइन होती है। इसकी सुंडियां तनों में सुराख करके पौधों को खा जाती है, जिससे छोटी फसल में पौधों की गोब सूख जाती है। बड़े पौधों में ये बीज के पत्तों पर सुराख बना देती है। इस कीट के आक्रमण से पौधे कमजोर हो जाते हैं और पैदावार बहुत कम हो जाती है। स्टेम बोरर, अभी हम लोग देख रहे हैं कि स्टेम बोरर का पॉपुलेशन जो है मक्का में नहीं के बराबर है। जिस एरिया में लग रहा है उसमें हम लोगों को दानेदार दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। दानेदार दवा में एक आता है फिप्रोनिल 0.3G, उसका 5 से 6 दाना पर गब्बा के हिसाब से, या कार्बोफ्यूरॉन 3G 8 से 10 दाना प्रति गब्बा के हिसाब से आप देंगे तो उससे भी हम लोग स्टेम बोरर का, मेज स्टेम बोरर से हम लोगों को सुरक्षा मिल सकती है। जो ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा बहुत ही नुकसानदायक कीड़ा आता है फॉलवर्मी वर्म। ये जो ही 2 या 3 पत्ता का होता है उसमें फॉलवर्मी वर्म का जो है अटैक हो जाता है। तब हम कहते हैं कि देखिएगा कि पत्ता को, निचले वाले पत्ता को खाता है, उसी के गड्ढा में छिपा रहता है और गड्ढा जो है छेदा करके पत्ता निकलता है, उसका ग्रोथ रुक जाता है। कहीं कहीं पर देखते हैं कि बिस्टा भी आगे गड्ढा में ही करते रहता है और खाते रहता है, जिससे कि फसल को हमको काफ़ी क्षति होती है। मक्के की फसल में एकीकृत कीट नियंत्रण के लिए सबसे पहले साफ, उपयुक्त एवं प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए और बोने से पहले बीजों को कीटनाशक दवा से उपचारित करना चाहिए। गर्मियों में खेत की गहराई जुताई करके मिट्टी में मौजूद कीड़ों
बीमारियों और खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। खाद तथा अन्य तत्वों की मात्रा का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करें। खेतों से फसल अवशेषों का हटना तथा मेढ़ों को साफ रखना चाहिए। सही फसल चक्र अपनाना अर्थात एक ही फसल को उसी खेत में बार बार नहीं लें। इससे कई कीड़ों और बीमारियों का प्रकोप कम हो जाता है। यांत्रिक नियंत्रण की बात करें तो कीड़ों के अंड समूहों, प्यूपों तथा वैक्सों को इकट्ठा करके नष्ट कर दें। रोगग्रस्त पौधों तथा उनके भागों को उखाड़कर जला दें। खेत में जगह जगह पर बांस खुड़ियां लगाएं, जिससे पक्षी कीड़ों को खाकर नष्ट कर सके। मित्र कीटों का संरक्षण करें। प्रकाश प्रपंच की सहायता से रात को कीड़ों को आकर्षित कर नष्ट करें। कीड़ों की निगरानी और उनको आकर्षित करने के लिए फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग खेत में करें। सफेद मक्खी व तेल के नियंत्रण के लिए येलो स्टिकी ट्रैप का प्रयोग करें। कीट प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में कीटों की रोकथाम के लिए नीम से बने कीटनाशी दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। यदि बड़ा पौधा है उसमें हमारा फॉल वर्मी वर्म का अटैक हो गया है, तब हम लोगों को जानना चाहिए कि उस समय कम से कम 2 स्प्रे जो है केमिकल का स्प्रे करना चाहिए। एक आता है स्पाइनोटोरम। स्पाइनोटोरम 1 ml 1 लीटर पानी में घोल बनाकर आप छिड़काव करेंगे तो उससे भी रोका जा सकता है। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने अनार के नए बाग स्थापित करने के लिए गड्ढे खोदकर तैयार कर लिए हैं, उनके लिए पौध रोपाई का सही समय है। तो आप अनार की उन्नतशील किस्मों का चयन करके वैज्ञानिक तरीके से पौध रोपण किस प्रकार करें, जिससे आगे चलकर आपको बाग से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ प्रवीण बर्डे। अनार की खेती के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। किसान भाइयों, आजकल अनार का क्षेत्रफल काफ़ी बढ़ते जा रहा है, क्योंकि अनार एक ऐसी फसल हो गई है जो कि काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें काफ़ी अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। इसकी जो खेती कैसे की जाए इसकी चर्चा करना चाहूँगा। अनार का पौधा 3-4 साल में पेड़ बनकर फल देने लगता है और एक पेड़ करीब 25 वर्ष तक फल देता है। साथ ही अब तक के अनुसंधान के मुताबिक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने के लिए अगर 2 पौधों के बीच की दूरी को कम कर दिया जाए तो प्रति पेड़ पैदावार पर कोई असर नहीं पड़ता है। हालांकि ज्यादा पेड़ होने से प्रति हेक्टेयर उत्पादन करीब 1.5 गुना हो जाता है। किसान भाई, इसके लिए हमें जो मिट्टी है, वैसे तो अनार सभी मिट्टी में हो जाता है, परंतु रेतीली दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम होती है, जिसमें कि जल निकास की अच्छी सुविधा हो, साथ ही जल धारण क्षमता भी हो। इसमें जो की जाने वाली क्रिया है जैसे कि रोपण है, और सबसे महत्वपूर्ण बात आती है किस्मों का सिलेक्शन। किस्मों के सिलेक्शन में हमें किस्में तो बहुत सारी है, लेकिन किसी क्षेत्र के हिसाब से सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें जो अपने अनार की किस्में, इसमें गणेश है, ज्योति है, मृदुला है, भगवा है, सुपर भगवा है और अरक्ता है। इसमें आजकल भगवा तथा सुपर भगवा काफ़ी प्रचलित किस्में हैं, जो कि जिनका बीज काफ़ी मुलायम होता है तथा फल का आकार भी काफ़ी अच्छा होता है। परंपरागत तरीके से अनार के पौधों की रोपाई करने पर 1 हेक्टेयर में लगभग 400 पौधे ही लग पाते हैं, जबकि नए अनुसंधान के अनुसार 3 गुणा 3 मीटर की दूरी पर अनार के पौधों की रोपाई की जाए तो 1 हेक्टेयर में 1100 पौधे लगने से पैदावार 2 से 3 गुना तक बढ़ जाएगी। रोपण में हमें ध्यान रखने की बात यह है कि आजकल सघन बागवानी का कंसेप्ट चल रहा है, इसमें कि हम 5x2 मीटर पे भी इसके पौधों को लगा सकते हैं, जिसमें कि 1000 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पौधे आते हैं। इसके साथ में यदि 5x3 पे लगाते हैं तो 666 पौधे प्रति हेक्टेयर आते हैं। 4.5x3 मीटर पे यदि हम लगाते हैं तो 740 पौधे प्रति हेक्टेयर आते हैं। लेकिन जो इसकी सामान्यतः दूरी है 4 से 5 मीटर के हिसाब से इसका वृक्षारोपण सामान्य दूरी पे किया जाता है, जिससे कि काफ़ी अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। पौधारोपण के 1 माह पूर्व 60 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई और गहराई के आकार में गड्ढे खोदकर 15 दिनों तक खुला छोड़ दें।
जिसके बाद गड्ढे की ऊपरी मिट्टी में 15 किलोग्राम पकी हुई गोबर की खाद, यूरिया 60 ग्राम, डीएपी 50 ग्राम, क्लोरोपायरीफास चूर्ण मिट्टी में मिलाकर गड्ढों को सतह से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर दें। गड्ढे भरने के बाद सिंचाई करें ताकि मिट्टी अच्छी तरह से जम जाए। इसके बाद पौधों का रोपण करें और रोपण तुरंत बाद सिंचाई करना नहीं भूलें। किसान भाई, इसके साथ में हमें बहुत सारे बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे सिंचाई के लिए हमें वैसे तो सामान्यतः फ्लड सिंचाई की जाती है, परंतु यदि ड्रिप सिंचाई का उपयोग किया जाए तो उससे उत्पादन क्षमता के साथ साथ जो जल की मात्रा भी कम लगती है तथा उपज अच्छी प्राप्त होती है। ट्रेनिंग प्रूनिंग जिसे कटाई छटाई या सदाई कहते हैं, यह भी अनार की फसल में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें जो सदाई है उसमें एक तो मतलब एक तना मतलब जिसे सिंगल स्टेम कहते हैं और दूसरा बहु तना मतलब कि मल्टी स्टेम के आधार पे इसकी सदाई की जाती है। तो इसमें एक तना में एक ही शाखा को बढ़ने दिया जाता है और साथ में पौधे के आकार को मेंटेन किया जाता है। बहु तना में एक पौधे से काफ़ी शाखाओं को बढ़ने दिया जाता है तथा उसमें फल आने दिया जाता है। अनार में वर्ष में 3 बार जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर और जनवरी फरवरी में फूल आते हैं। व्यावसायिक रूप से केवल एक बार की फल ली जाती है और इसका निर्धारण पानी की उपलब्धता एवं बाजार की मांग के अनुसार किया जाता है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा नहीं होती है वहां मृग बहार से फल लिए जाते हैं तथा जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा होती है वहां फल अम्बे बहार से लिए जाते हैं। बहार नियंत्रण के लिए जिन बहार से फल लेने हो उसके फूल आने से 2 माह पूर्व सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। तो आज अनार हर घर में पहुंच चुका है और हर परिवार में इसका सेवन किया जाता है। अनार काफ़ी अच्छा औषधीय गुणों से परिपूर्ण फल है। इसमें काफ़ी मात्रा में आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस तथा सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। किसान भाई, इन्हीं सब बातों का ध्यान हम अनार की खेती में रखते हैं तो अच्छा सफल उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। और मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला गंगानगर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इन 2 दिनों के दौरान मध्यम बादल छाए रहने के साथ बारिश होने की संभावना है। साथ ही हल्की गति की हवाएं परिवर्तनशील दिशा से चलने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कपास की फसल में खरपतवार न पनपने दें। इसके लिए पहली निराई गुड़ाई सिंचाई के बाद बतर आने पर कसिये से करें और इसके बाद एक और निराई गुड़ाई त्रिफाली से करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी मौसम को देखते हुए फसलों में सिंचाई व कोई स्प्रे न करें। साथ में जिन खेतों में अत्यधिक बारिश का पानी हो वहां जल निकासी की व्यवस्था करें। मूंग की फसल में 1 वर्षीय, बहुवर्षीय घास और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार की समस्या हो तो इनके नियंत्रण के लिए इमिजाथापर 10 SL की 100 ग्राम मात्रा प्रति बीघा की दर से 100 से 125 लीटर पानी में घोलकर बुआई के 20 से 25 दिन बाद छिड़काव करें। ग्वार की फसल में 1 वर्षीय, बहुवर्षीय घास और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों की समस्या हो तो इनके नियंत्रण के लिए इमेजाथापर 10 SL दवा की 100 ग्राम मात्रा प्रति बीघा की दर से 100 से 125 लीटर पानी में घोलकर बुआई के 30 से 35 दिन बाद छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। जितने भी किसान भाई मेरे को सुन रहे हैं, एक चीज को
समझ लें कि खेतीबाड़ी को अगर खेती व्यापार का दर्जा देना है, खेतीबाड़ी को अगर समझ के सैद्धांतिक खेतीबाड़ी करनी है तो मुनाफे में इजाफा तो होएगा ही होगा। किसानों को अपनी उपज के लिए पर्याप्त भंडारण और माल गोदाम संबंधी सुविधाएं न मिल पाने के कारण उन्हें अक्सर भारी नुकसान उठाना पड़ता है, जिस वजह से वे अक्सर अपनी उपज को औने पौने दामों में बेचने के लिए विवश हो जाते हैं। और ये समस्या पूरे देश भर में देखी जा रही है, जिससे सभी कृषि उत्पाद प्रभावित होते हैं। जो भी जिन्स हम पैदा करते हैं, जो भी उत्पाद उस जिन्स से बना के अगर हम खुद मंडीकरण करेंगे, खुद खपतकार के साथ जुड़ेंगे, तो ये मान के चलो कि एक तो आपके पास खपतकार का आधार हो जाएगा, मिडलमैन एलिमिनेट हो जाएगा, और आप एक अपनी क्षमता बना पाएंगे कि जो भी आप पैदा कर रहे हो, चाहे वो शहद है, चाहे वो खुम्बे हैं, चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे वो फल का उत्पाद है, उस उत्पादन से आप उत्पाद तैयार कर पाओगे, जैम, जेली, स्क्वैश, अचार, मुरब्बे बना पाओगे। जब आप ये प्रोडक्ट्स बना लोगे तो आपके पास एक समा हो जाएगा, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। रॉ हनी और रॉ मशरूम और रॉ सब्जियां और फल है, इसकी शेल्फ लाइफ कम होती है। जब इसको प्रोसेस कर लेते हैं तो शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, समय का प्रेशर नहीं रहता, आपके पास मंडीकरण के लिए काफ़ी समय हो जाता है। तो उस समय का सही उपयोग आप करो। 6 महीने की जो आमदन है उसको आप महीने की आमदन में बदल सकते हो, हफ्ते की आमदन में बदल सकते हो, रोज की आमदन में बदल सकते हो। इसके अलावा मैं एक मैसेज और देना चाहता हूं कि पैकेजिंग और लेबलिंग में बहुत काम करने की ज़रूरत है। कि अगर कोई सेब बेच रहा है तो पेटी में सेब बंद करके बेच रहा है, पर उसका लेबल नहीं कर रहा, उसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं कर रहा। अगर कोई जैम बेच रहा है, उसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं है, लेबलिंग अच्छी नहीं है, ब्रांड नेम रिकॉल नहीं हो पाता। बहुत प्रोग्रेसिव फार्मर्स है, बहुत एग्रीप्रेन्योर्स है जिन्होंने इस विषय पे काम किया है। उन्होंने ब्रांड नेम रजिस्टर कराया, उन्होंने लेबलिंग किया, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अडॉप्ट किया, उन्होंने पैकेजिंग में बहुत महारत हासिल किया। उससे मुनाफे में इजाफा होता है और बहुत तरह के खपतकारों के झुंड जो है ना, उस इंसान के साथ, उस ब्रांड के साथ जुड़ जाते हैं। इस चीज़ की ज़रूरत है, खास करके खेतीबाड़ी में, गाँव लेवल पे इस चीज़ की ज़रूरत है। मार्केटिंग के क्षेत्र में जैसे हमको प्रोडक्ट को डेवलप करना पड़ेगा, हर एक प्रोडक्ट की कीमत निर्धारित करने का सिद्धांत सीखना पड़ेगा कि बगैर कीमत के कोई वस्तु मार्केट में नहीं बिकती। अगर बिकती है तो वो खपतकार के मन में डाउट पैदा करती है। उस डाउट को हटाने के लिए हमको हर एक प्रोडक्ट का प्राइस तय करना पड़ेगा। प्रचार और प्रसार के माध्यम चूज करने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे, ढूंढ के उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जो प्रोडक्ट हमने बनाई है या जो प्रोड्यूस हम पैदा कर रहे हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हमको अडॉप्ट करने पड़ेंगे। खपतकार तक कैसे पहुंचना है, अगर जिले में मार्केटिंग करनी है तो उसमें अलग सिद्धांत यूज होता है खपतकार तक पहुंचने का। अगर उसको सूबे में लेके जाना है, प्रांत में लेके जाना है या देश लेवल पे लेके जाना है तो उसमें अलग सिद्धांत जो इम्प्लीमेंट होता है। तो इन सिद्धांतों को सीखना पड़ेगा और साथ ही साथ मार्केट भी आप मुहैया कराओ। ऑन फार्म मार्केट का कंसेप्ट है, मोबाइल वैन मार्केट का कंसेप्ट है, ई मार्केटिंग का कंसेप्ट है। भारतीय कृषि में आधुनिकीकरण के चलते नित्य नए यंत्र, नवीन तकनीकियां, नए तरीके, नए ऐप्स आ रहे हैं, जिनके माध्यम से किसानों को कई सुविधाएं एक ही मंच पर आसानी से मिल रही है। और इसी में से एक है राष्ट्रीय कृषि बाजार, जो कि ई नाम पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है, जो कि किसानों को अपनी फसल ऑनलाइन बेचने की सुविधा प्रदान करता है। जैसे बाकी वस्तुआं बिकती हैं मार्केट में, ऐसे ही हमको फूड प्रोडक्ट्स को भी अलग अलग तरह से पेश करना पड़ेगा। इसके लिए माहरों के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। कृषि विज्ञान केंद्र जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ सारे भारत देश में हैं, बेनती है किसान भाइयों से कि उनके साथ संपर्क साध के आप ये चीज़ें छोटी छोटी सीख के, ये ज्ञान लेके अगर आप खुद मार्केटिंग में आओगे, खपतकार की ज़रूरत को समझोगे, समझ के प्रोडक्ट बनाओगे और प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, कोई दो राय नहीं है कि आपकी मुनाफे में इजाफा तो होगा ही होगा। इसके अलावा जो सबसे बढ़िया काम होगा, आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हो। जितने काम मैंने अब तक बोले हैं, ये सारे काम का नतीजा यही है कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।